सभी साथियों के लिए नमस्कार। आज हम मूल अधिकारों के समापन की दिशा में, जो मूल अधिकार टॉपिक है उसके समापन की दिशा में अपना कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 32 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमने 5 प्रकार के रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, वो हमने पढ़ा। और आज हम विधिवत रूप से उसके आगे की जो आर्टिकल्स बचे हुए हैं इस संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के संदर्भ में, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, 3 आर्टिकल यहाँ बचे हुए हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ठीक है, तीनों आपके सामने मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे। इनको हमें समझना है बहुत आसान सी भाषा में और आसान से शब्दों में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 33 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 जो है वो सशस्त्र बल और मूल अधिकारों के संदर्भ में बात करता है। सशस्त्र बल अर्थात ऐसे बल जो शस्त्र रखते हैं, ऐसी फोर्सेस जो शस्त्र रखते हैं, सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी, उनके संदर्भ में और मूल अधिकारों में क्या संबंध है उसके बारे में कहीं चर्चा करना चाह रहा है। कौन सा? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में ये लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है, संसद के पास में अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों के लिए, अर्धसैनिक जो बल होते हैं, पुलिस बल जो होते हैं, जो खुफिया एजेंसी होते हैं, इनमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। कैसे? क्योंकि जो खुफिया एजेंसी हैं, जो पुलिस विभाग है, जो हमारी सेना है, ठीक है, उसके जो बाहर छूट एक आम नागरिक को जो छूट मिली हुई है, वो छूट एक आर्मी के आदमी को, आर्मी मैन को नहीं मिलती है। ठीक है, उनका जीवन, आर्मी की लाइफ जो है वो हमारे जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। वहाँ की रूल रेगुलेशन, वहाँ के नियम, वहाँ का अनुशासन बिल्कुल अलग है। हम लोग जो बाहर जी रहे हैं वो अलग है, लेकिन आर्मी के अंदर का जो मामला है वो कंप्लीटली अलग है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, अब देश की सुरक्षा की बात है, क्योंकि हम देश की अखंडता, सुरक्षा की बात है, इन लोगों के हाथ में हमारे देश की सुरक्षा है। तो इन लोगों के लिए भी हमने कुछ विशेष प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, अर्थात इनको हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वो सब छूट नहीं दे रखी जो एक आम नागरिक को मिलती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसद के पास में ये अधिकार है कि इन चीज़ों के ऊपर वो रोक लगा सकता है, इनके मूल अधिकारों पर। सशस्त्र बल हुए, सेना फोर्सेस वगैरह के बारे में, अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, CISF, BSF, SSB, ठीक है, पुलिस बल हो गई, किसी भी राज्य की पुलिस या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जितने भी जो पुलिस बल हैं, खुफिया एजेंसी, ये जो लोग हैं, इनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उसके लिए संसद को ये अधिकार है कि वो संसद कानून बनाएगा। और आप देखते भी हो कि एक आम नागरिक और एक आर्मी मैन की जो लाइफ जो है, उसको जो डिसिप्लिन जो उसका मैटर है, वो कितना अंतर होता है। बहुत अनुशासनात्मक जीवन वो लोग जीते हैं। ठीक है, तो वो अनुशासनात्मक इसलिए क्योंकि उनको वो मूल अधिकार नहीं मिले हुए हैं जो हम लोगों को मिले हुए होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य इनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकता है। आर्टिकल 33 इस बात को कहता है। कौन कटौती करेगा? केवल और केवल संसद। ठीक है, ये आर्टिकल 33 हो गया। क्या लिखा है आर्टिकल 33 में? कि पुलिस में, फौज में जितने भी जो लोग हैं, उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उनकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी जो हम लोग आम तौर पे देते हैं, उनमें कटौती की जा सकती है। कौन करेगा? संसद करेगा जी। क्लियर है बात? एक बात ये हो गई। अब बात और आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा। अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। अनुच्छेद 34 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की बात कही हुई है कि जी मार्शल लॉ के बारे में कुछ बताया हुआ है। आप कहोगे मार्शल लॉ क्या हुआ? मार्शल लॉ का मतलब है सेना का शासन, सेना का नियम, सेना का कानून। ठीक है, मार्शल लॉ क्या है? अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो उस केस में भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 कह रहा है। आर्टिकल 33 में किसके ऊपर? जो सेना है, सेना में काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, पुलिस में काम करने वाले जो लोग हैं, अर्धसैनिक बलों में जो लोग हैं, उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ भी सेना की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने का प्रयास करना। यहाँ कहा है कि मान के चलो किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया। ये मार्शल लॉ क्या होता है पहले ये जानिए, उसके बाद में हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मार्शल लॉ का मतलब है, मान के चलो कोई एरिया है
और वो एरिया बहुत संवेदनशील है। आए दिन वहाँ दंगे फसाद होते हैं, आए दिन वहाँ आतंकवादियों के आक्रमण होते हैं, आए दिन वहाँ किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है। कहने का मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, एक सेंसिटिव एरिया है। और उस एरिया में जो सामान्य प्रशासन, जो वहाँ डीसी, कलेक्टर वगैरह जो काम कर रहे हैं, उससे बात बन नहीं रही है, उससे व्यवस्था वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उस केस में क्या करता है, हमारे पास में लास्ट जो हथियार बचता है वो बचता है इंडियन आर्मी का, कि जब किसी भी चीज़ से अगर कोई चीज़ काबू में ना आए तो वहाँ इंडियन आर्मी को भेज दो, इंडियन आर्मी हर चीज़ पर काबू कर लेती है, जानते हो, ठीक है। जय जवान जय किसान। तो जो आर्मी के जवान हैं वो हर चीज़ पे काबू कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी एरिया में मान के चलो अशांति हो गई, दंगा फसाद हो गई बहुत ज़्यादा, और सरकार को ऐसा लगा कि वहाँ पर जो सामान्य प्रशासन, जो डीसी वगैरह काम कर रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है संभालना उसको, तो उस केस में वो उसको सेना को सुपुर्द कर देते हैं। उसको, उस एरिया को किसको सौंप दिया उन्होंने, सेना को, उन्होंने उसको, ठीक है, फौज को दे दिया। अब फौज वहाँ अपने नियम कानून चलाएगी और उस सारे प्रशासन को वो डीसी वीसी को साइड में बैठा देगी फौज, कि जी आप आराम करो, हम संभालते हैं मैटर को क्या है। तो उस केस में फौज के हाथ में सारा मामला आ जाएगा, सारा मैटर आ जाएगा, उस जिले को या उस क्षेत्र को संभालना, उसमें प्रशासन कैसे चलाना है, उसके अंदर कौन कौन से नियम बनाने हैं, उसके अंदर लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी है, कौन कौन सी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना है, सब कुछ चीज़ों के ऊपर केवल और केवल सेना का कंट्रोल रहेगा। उसको बोलते हैं मार्शल लॉ, अर्थात जो लॉ है, जो कानून है, वो किसके हाथ में, मार्शल के हाथ में आ गया, सेना के हाथ में आ गया। तो ये मार्शल लॉ हुआ। अब जब मार्शल लॉ जब लागू होगा किसी क्षेत्र में, तो मार्शल लॉ लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ अशांति थी, वहाँ मामला सामान्य नहीं था, वहाँ परिस्थितियाँ, वहाँ हालात असामान्य प्रकार के थे। जब असामान्य प्रकार के हालात थे वहाँ, तो असामान्य प्रकार के हालातों में हमने उस एरिया को सुपुर्द कर दिया सेना को। सेना को बोल दिया कि आप संभालो। तो क्या नॉर्मली जो आवाजाही वहाँ बनी हुई है, नॉर्मली बोलने की स्वतंत्रता, जो नॉर्मल तरीके से जो काम चलते हैं, क्या वो हो पाएंगे सुचारू रूप से? हम ये जानेंगे कि वहाँ नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से ही झगड़ा है, पहले से ही दंगा फसाद है। तो क्यों ना हम उस एरिया की जो सारा जो लॉ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सारा नियम कानून की जो व्यवस्था है, वो सब कुछ हमने सेना को हवाले कर दी। अब सेना अपने हिसाब से वहाँ का प्रशासन संभालती है, ठीक है, बात समझ में आई। वहाँ सेना अपना प्रशासन संभालती है और सेना उस क्षेत्र के जो मूल अधिकार हैं, उस क्षेत्र के लोगों के जो मूल अधिकार हैं, उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों का हवाला देकर के आप, हो सकता है दंगा और ज़्यादा बढ़ जाए, लोग बाग बाहर घूमें, लोग बाग सोशल मीडिया पे कुछ भी मैसेज करें, कुछ भी XYZ जो भी आप मानो, तो किसी भी तरीके से वो आज़ादी, उस समय की वो आज़ादी उस समय की परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। तो क्यों ना हम वो मूल अधिकारी छीन लें जिससे हालात बेकाबू होने वाले, ठीक है। तो ये होता है मार्शल लॉ। कहने का मतलब मार्शल लॉ लगने पर क्या होता है, पूरा सिस्टम, पूरा पैटर्न किसके हाथ में जाता है, फौज के हाथ में। कि अब वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, वो जो काम संभाल रहा है वो केवल और केवल फौज है, फौज काम संभाल रही, सारी फौज के अंडर में मामला चुका है सारा। लिखा हुआ है देश में कहीं भी अगर असाधारण परिस्थिति, यदि युद्ध हो जाए, अशांति जैसी हालात हो जाए, होने पर सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून से चलाती है। कौन चलाती है? इसमें सेना चलाती है, ठीक है। सामान्य प्रशासन को कौन चलाती है? सेना, ठीक है। इस सेना द्वारा सामान्य प्रशासन चलाया जाता है, फौज ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये हो गया आर्टिकल 34, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे एक बात और समझा देता हूँ। आर्टिकल 34 मान के चलो किसी एरिया में लागू किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जम्मू कश्मीर के इलाके में आर्टिकल 34 लागू किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में आए दिन बमबारी, आए दिन ब्लास्ट, सीज फायर उल्लंघन, ये सब वहाँ कॉमन चीज़ें हैं। तो वहाँ हालात बिगड़ते हुए देख करके हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में हमने सेना को हवाले कर दिया उस एरिया। हमने कहा कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, यहाँ पर सैन्य शासन लागू है, सेना यहाँ पर शासन करेगी। तो और उस सैन्य शासन के दौरान अगर किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया है, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को मार भी दिया गया है सेना के द्वारा, अगर उसने कोई अलग प्रकार की कोई उसने हरकत करने की कोशिश की तो उसको मार भी दिया है, अब उसकी क्षतिपूर्ति का मामला आता है, या कोई ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी भरपाई करने का मामला है कि भी आर्टिकल 34 लागू था, उस समय किसी का कोई नुकसान हो गया, अब उस नुकसान की भरपाई कैसे हो,
उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, कितनी क्षतिपूर्ति मिले, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करता है। तो आर्टिकल 34 के दौरान भी क्षतिपूर्ति राशि अर्थात मुआवजा कौन डिसाइड करेगा किसी के नुकसान का? संसद। आर्टिकल 33 में सेना वगैरह के जो वो हैं उनके मूल अधिकारों में, सेना के जो लोग हैं सैनिकों के मूल अधिकारों में कटौती करनी, ये भी कौन डिसाइड करेगा? संसद। 33-34 दोनों में संसद का बोलबाला है और हर जगह संसद का बोलबाला है, राज्य विधानमंडल नहीं। जो राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषद हैं, वो कानून नहीं बनाती। जनरली संसद कानून बनाएगा, अधिकतर मूल अधिकारों के संदर्भ में हम जब भी बात करेंगे। अगली बात, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 में ये लिखा है कि मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है और किसी को नहीं है। जो ये संसद शब्द लिखा है इसको आप समझ जाओ, इसमें यहाँ आर्टिकल 35 में यहाँ लिखा हुआ है केवल संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकारों में कटौती हो सकती है, राज्य विधानमंडल को नहीं। किसी भी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकारों में कटौती करे। मूल अधिकारों के संदर्भ में आर्टिकल 35 ये कहता है कि संसद को ही ये अधिकार है। बात समझ में आई? मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जहाँ आप देखोगे कि हाँ वाकई 35 के अकॉर्डिंग संसद का बोलबाला है। संसद चाहे तो मूल अधिकारों में कटौती कर सकता है, संसद चाहे तो मूल अधिकारों को बढ़ा सकता है। संसद का बड़ा अहम रोल है। एक आर्टिकल 16 का 3rd क्लॉज, 16 का 3रा भाग, उसमें क्या कहा है? उसमें ध्यान कीजिए, उसमें ये कहा है कि राज्य अगर चाहे, ठीक है, राज्य अगर चाहे तो निवास के आधार पर या फिर यूं कहें कि जो रहने का स्थान है उसके आधार पर लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दे सकता है। ठीक है, उसके लिए राज्यपाल को हमने विशेष शक्ति दी थी, कर्नाटक हैदराबाद के राज्यपाल को। ठीक है, ध्यान कीजिए आर्टिकल 371 जे की हमने बात की थी, आपको ध्यान हो तो वैसे तो निवास के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन संसद ने कानून बना दिया कि अगर ऐसा लगता है कि किसी एरिया में लोग पिछड़े हुए हैं, उनको निवास के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए तो वो दी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब कानून किसने बनाया? मूल अधिकारों में बदलाव किसने किया? संसद ने। अगली बात देखिए, आर्टिकल 32 के 3rd पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ये रिट वाला है, हमने जो पहले पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ है कि वैसे तो रिट जारी करने का अधिकार, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो रिट जारी करने का अधिकार किसको होता है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन संसद को ऐसा लगे कि ये अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य को भी देना चाहिए और संसद कोई ऐसा कानून बना दे, तो संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट वाले उस अधिकार को अन्य कोर्ट को भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक उपयुक्त कानून बनाना पड़ेगा। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी संसद ही काम कर रहा है आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, आर्टिकल 33 में फौज के लोग, पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। कौन? संसद बनाएगा कानून, तब कटौती की जाएगी। 34 बताया था अभी, मार्शल लॉ के दौरान अगर किसी व्यक्ति की निजी राशि का, निजी संपत्ति का, किसी भी चीज़ का अगर कोई नुकसान हो जाता है और उसकी वो भरपाई चाहता है तो उसके लिए भी संसद जो डिसाइड करेगा, संसद जो नियम बनाएगा, इसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए, इतने इसको रुपए पैसे मिलने चाहिए, तो संसद ही इस बात को डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों में अगर कुछ बदलाव करना है, मूल अधिकारों में अगर कुछ कटौती करनी है, कुछ भी XYZ, तो आपको वो अधिकार किस में नज़र आएगा? केवल और केवल संसद में, कि संसद के पास में ये अधिकार है कि मूल अधिकारों में कटौती हो। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, इतना आपने पढ़ा। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 35 जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 35 के साथ में एक और आर्टिकल आपको याद आना चाहिए, आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A, ठीक है, इसको हमने 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा और ये क्या करता है? ये जम्मू और कश्मीर के लिए, JNK के लिए ये विशेष प्रावधान देता है। कैसे? कि भाई नौकरी में, जो सरकारी नौकरी होंगी उसमें, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, सरकारी योजना के लिए, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए। तो ये जो सुविधा है केवल और केवल ये निवास के आधार पर मिलेगी, और निवास भी कहाँ का होना चाहिए? निवास होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की थी इसमें, आर्टिकल 35A में। आर्टिकल, जब आपने धारा 370 पढ़ी होगी
आजकल बड़ी चर्चा में रही थी कुछ समय पहले, जिसको हटा दिया गया था भारत के संविधान से। तो जो धारा 370 थी उसमें 35A के प्रावधान को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 35A में क्या है, सिंपल सी बात याद रखनी है, 1954 में 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष छूट देने के लिए 35A जोड़ी गई थी भारत के संविधान में। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि 35A के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, उनको ही सरकारी नौकरी में लिया जाएगा, उनको ही सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और उनको ही सरकारी स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब, जम्मू कश्मीर में अगर आप जाकर के बस गए तो आपको वहाँ की स्कॉलरशिप का, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 35A में साफ साफ लिखा है केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लोगों का वो हक है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको ये जानना चाहिए कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, क्या तब भी हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमें बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, तो जो इस प्रकार के जो मूल अधिकार हैं, क्या तब भी वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे या फिर उनमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगने से उनके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? वो बात हमें जाननी है। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मूल अधिकार तो हम पढ़ चुके हैं अभी, तो क्यों ना हम राष्ट्रीय आपातकाल को भी पहले जान लें कि राष्ट्रीय आपातकाल आखिर है क्या। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी कि भाई हालात सामान्य नहीं है, आपातकाल घोषित किया हुआ है। आपातकाल एक विशेष, कोई देश के ऊपर कोई संकट विशेष कोई मंडराने वाला है या मंडरा रहा है, उस केस में क्या करते हैं, हम एक विशेष तरीके का प्रावधान करते हैं। और ये जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। कब करेगा? 3 कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए। एक, अगर बाहरी आक्रमण हो, हमारे ऊपर कोई और, हमारा कोई पड़ोसी देश है, कोई देश अन्य आक्रमण कर दे, अर्थात हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि भाई इमरजेंसी लग चुकी है अब। दूसरी, युद्ध में शामिल होने पर, कि हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दें, अपने पड़ोसी किसी राज्य पर अटैक कर दे, पड़ोसी किसी देश पर अटैक कर दे। या फिर आंतरिक अशांति, कि हमारे देश के अंदर ही आंतरिक अंदर अशांति फैल जाए, शांति ना रहे, एक विद्रोह फैल जाए। तो इन 3 कंडीशन होने पर या ऐसी कंडीशन, ऐसे हालात बनने पर, ठीक है, इन तीनों के नहीं, तीनों में से कोई एक भी अगर हालात बन जाए, जरूरी नहीं कि तीनों कंडीशन होंगी तो ही इमरजेंसी लगेगी, इन केस में इमरजेंसी लग सकती है। अब देखिए क्या हुआ, जो ये आंतरिक अशांति जो शब्द है वो थोड़ा अच्छा सा शब्द नहीं है। आंतरिक अशांति अर्थात अपने घर में ही अशांति फैल रही है। तो क्या किया गया, 1978 की बात मैं बताता हूँ आपको। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वें संविधान संशोधन से क्या किया, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया। क्या कर दिया? इसको हटा दिया। आप कहोगे इसकी जगह पे क्या लेके आए? इसकी जगह पे एक नया शब्द लाया गया और उस शब्द को जोड़ा गया। ये शब्द आया इसकी जगह पे, इसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या समझ में आया आपको, कि आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान से हटा करके इसमें सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द जोड़ दिया। अब 3 कंडीशन है इमरजेंसी लगने के लिए, बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध में शामिल होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर, क्योंकि अब इसको हटा दिया है हमने 1978 में, तो उसमें क्या लगेगी? इमरजेंसी लगेगी। अब इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब देखो, युद्ध के हालात हैं, हम किसी देश पर अटैक कर रहे हैं या हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, तो ऐसी स्थिति है देश को संभालने की, देश के सारे युवाओं को, देश के सारे नागरिकों को एक साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने की, ठीक है। तो उस समय पर हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें निजी स्वतंत्रता, निजी आज़ादी का हवाला नहीं देना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई, घोषणा कौन करेगा? नेशनल इमरजेंसी समझ के मैं NE कर रहा हूँ, राष्ट्रपति घोषणा करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। जैसे ही NE की घोषणा हुई, घोषणा की, और घोषणा कौन करता है जानते हो? घोषणा करेगा राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद में क्या होता है, जो आपका आर्टिकल 19 होता है वो क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। उसको अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं है कि भी इमरजेंसी लग चुकी है, आपकी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी थी आर्टिकल 19 में वो खत्म हो चुकी, नहीं। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, तुरंत आर्टिकल 19 निलंबित हो गया,
सस्पेंड कर दिया, तो कुछ टाइम के लिए जब तक आपातकाल रहेगा तब तक के लिए वो ख़त्म कर दिया। परमानेंट खत्म नहीं किया, टेम्पररी, जब तक आपातकाल रहेगा तब तक के लिए खत्म कर दिया। ये बात आर्टिकल 358 में लिखी हुई है। इसका मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगने से क्या प्रभाव पड़ा मूल अधिकारों पे? हमारे 19 नंबर का जो मूल अधिकार था, जहाँ पे हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी थी, घूमने फिरने की, संगठन बनाने की, सभा या सम्मेलन करने की, कहीं भी अबाध संचरण करने की, ये जो स्वतंत्रताएं थी उनके ऊपर रोक लगा दी, खुद ही रोक लग गई, आर्टिकल 19। तो ध्यान रखने वाली बात है, आर्टिकल 19 क्या है, तुरंत से यहाँ पर सस्पेंड हो गया, ये निलंबित हो गया। जैसे ही घोषणा हुई, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रपति ने घोषणा की, ठीक है, घोषणा के तुरंत बाद, घोषणा करते के साथ ही राष्ट्रीय जो आर्टिकल 19 है उसमें जो 6 प्रकार की आज़ादी है, अब हम वो 6 प्रकार की आज़ादी हमसे छिन चुकी हैं। कब तक छिन चुकी हैं? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा, दोबारा अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगा वो। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 358 में क्या है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आर्टिकल 358 में कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है, आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। ठीक है, आप अनुमान लगाइए, थोड़ा सोचिए, आर्टिकल 19 में हमें आज़ादी दी हुई है, अब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अब जाहिर सी बात है, आपातकाल क्यों लगेगा? किसी ने युद्ध कर दिया हो या हम युद्ध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य हालात सामान्य नहीं है, और ऐसे हालात में आपको देश जो है, संविधान जो, कैसे आज़ादी कि आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी फिर लो, कुछ भी बोल लो, आज़ादी नहीं मिल सकती ना, क्योंकि देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आपकी उन आज़ादी को कुछ समय के लिए छीना जाता है। ये आर्टिकल 19 जो है खत्म हुआ आर्टिकल 358 के तहत, स्वतः निलंबित वाली बात है। अब आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 में ये कहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, तो इसमें 2 आर्टिकल को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में आप समझते हो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है, ध्यान आया? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 वाली आज़ादी रहेगी आपकी। आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, अरे आप जी तो सकते हो, जीने का अधिकार तो तब भी है आपको, जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 20 भी रहेगा, आर्टिकल 21 भी रहेगा। इसके अलावा बाकी बचे जितने भी आर्टिकल बचे हुए हैं, बाकी सारे इनके अलावा, तो ये तो रहेंगे, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बाकी के सारी जो स्वतंत्रता हैं, बाकी के जो मूल अधिकार हैं, अर्थात शेष जो आपके मूल अधिकार हैं, शेष जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे निलंबित हो जाएंगे। ये बात कहता है आर्टिकल 359। कहानी समझ भाई? 358 में क्या कहा है? 358 में ये कहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, घोषणा होने के साथ ही आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी हुई है वो निलंबित हो जाती हैं। 359 क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। अर्थात 20 की आज़ादी आपकी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी रहेगी, जो 20 में जो आपको स्वतंत्रता है, 20 में जो आपको मूल अधिकार दिए हुए हैं, 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, वो आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। बात क्लियर है? इतनी बात समझ भाई? अब क्या हुआ, जो ये आर्टिकल 358 में मैंने आपकी बात बताई कि आर्टिकल 19 जो है वो निलंबित होता है, तो आर्टिकल 19 निलंबित कब होगा? ठीक है, ये बात जाननी है आपको। जो आर्टिकल 358 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल कौन सी, इस अनुच्छेद 358 में एक बात और जान लेनी चाहिए आपको। इस अनुच्छेद 358 में जब लिखा हुआ है कि जब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, तो आर्टिकल 352 के तहत जब यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसकी घोषणा हुई, उसके साथ ही आर्टिकल 19 को ख़त्म कर दिया गया। अब आप भी जानते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके भी 3 कारण होते हैं। पहले कारण ये वाला, बाह्यकरण होने पर, दूसरे वाला कारण युद्ध में शामिल होने पर, और तीसरे वाला कारण सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो पहले वाला जो कारण है, पहले वाला कारण क्या है, बाहरी आक्रमण, ठीक है, या फिर इसमें क्या है, युद्ध में शामिल हो गया, और इसमें क्या है, सशस्त्र विद्रोह। तो मतलब समझिए, इसमें ये कहा 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 19 को हम खत्म करेंगे,
लेकिन दो ही कंडीशन में ख़त्म होगा आर्टिकल 19, तीसरी वाली कंडीशन में ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कैसे बना रहेगा, मतलब समझना ज़रा। अगर 358 आर्टिकल में 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगी और उसमें नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लगेगी, या तो बाहरी आक्रमण से, या फिर हम किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दें, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा ऊपर वाली दो कंडीशन के लिए। अगर हमने किसी के ऊपर अटैक किया है या फिर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। अगर आंतरिक अशांति हुई है, सशस्त्र विद्रोह की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो ये आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। तो आज के इस टॉपिक के साथ हमारे जो मूल अधिकार वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है।